हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बाय यूजिंग इक्हेलन फॉर्म एंड बाय यूजिंग माइनर मेथड आप रैंक को कितनी आसानी से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? मैंने ये बताया था आपको कि हम लोग रैंक को यूजिंग नॉर्मल फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो काफ़ी आपको ये ईजी लगने वाला है, ठीक है? तो देखिए पहले क्या है कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, ये अगर देखो तो डेफिनेशन है इसका कि इफ़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मान लो मेरे पास में कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही लिया जाए, कोई भी आपके पास में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एंड इफ़ वी कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस फॉर्म, अगर मैं मैट्रिक्स को इस फॉर्म में बदल देता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, देन ए इज सेड टू बी इन नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे कि ए मेरा नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का जो भी काम करते हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, तो आपको बस ध्यान ये देना है ना कि आपका जो फॉर्म आएगा वो इस तरह का आएगा कि वहाँ कोना में एक आपको बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बाकी उसके अलावा सारे क्या होंगे, जीरो एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका आई आर होगा वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर आर। और एक बार आपको अगर ये फॉर्म मिल गया, अगर या कहो कि ये फॉर्म अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको देख करके डायरेक्टली रैंक बता सकते हैं। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा वही सिंपली क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन ए इज कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल फॉर्म देन द रैंक इज सिंपली आर, ठीक है। यहाँ पे इसका रैंक आर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार है। अब देखो चूँकि ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा एग्ज़ैक्टली यही फॉर्म लाएँगे तभी हमको रैंक मिलेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पहले भी दिख जाएगा कि रो रैंक क्या है, ठीक है? लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली रैंक बता सकते हैं, तो उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? इस चार्ट में देखो ये बस ये आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आप मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, जिस भी ऑर्डर का मिलेगा, आप सिंपली उसी को क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे, ठीक है? अब इसको हम लोग एक क्विक एग्जांपल से समझने वाले हैं ताकि ये काफ़ी आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, बोलता है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है? तो जैसा मैट्रिक्स हम लोग ऊपर लिए थे वही मैट्रिक्स लिए हैं, कोई इशू नहीं है, ताकि आपको समझने में ईज़ी हो। तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछ रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से कैसा आपको इसका रैंक मिलेगा, ठीक है। तो चलो नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं और रैंक पे थोड़ा बात कर लेंगे, काफ़ी सिंपल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ए गिवेन दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। ताकि हम इसको पहले क्या बदलेंगे, पहले हम इसको बदलेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में, देखिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ओके। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने के बाद हम लोग का ये होगा कोशिश कि हम लोग इसको रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलें, ठीक है। तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है ये आपको पता है, मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया है। रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। ये जो रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है ना, यही आप थोड़ा अरेंज कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे तो आपको क्या देगा, आपको नॉर्मल फॉर्म देगा, बहुत नया चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलना है, तो उसके लिए तरीका आपको पता है। मैं यहाँ पे यहाँ से टारगेट करूँगा, ठीक है, तो ये 1 है, तो इसके नीचे सारा हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। उसके लिए हमारे पास में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सो वी टेक द ट्रांसफॉर्मेशन R2, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, ये कर देते हैं, ठीक है। देन R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R1, ये कर देते हैं। और R4 चूँकि 4 रो है तो R4 को भी हटाएँगे, R4 माइनस 3R1 ये कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है, इनको 0 करना, तो ये डेफिनिटली हो जाएगा। देयरफॉर द रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 2 1 2, पहला रो तो हमारा सेम है, दूसरा रो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। R2 माइनस R1 किए हैं ना, तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 2 2 0, ये भी हो गया। अब देखो R3 माइनस 2 R1 करो तो R3 आपका रिप्लेस होगा R3 माइनस 2 R1, सो इट इज़ 0, ठीक है। बस इसको बड़ा कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बड़ा करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा ना।
चलिए, तो ये मेरा इस तरह का आ जाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया मेरा 0, ये 4 और -4 ये अभी आपका 0 हो रहा है। फिर आपका 3 और -2 ये आपका 1 हो रहा है। 4 और -4 ये भी आपका 0 हो रहा है, ठीक है? तो बहुत बेनिफिट हो गया। R4 -3 R1 करो, तो 3 इंटू 3 ये आपका 0 हो जाएगा। 7 इंटू 6 ये आपका 1 हो जाएगा। 4 इंटू 3 ये आपका 1 हो जाएगा और 6 इंटू -6, ठीक है? 6 -6 ये आपका क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा, ठीक है? हम लोगों का देखो कितना अच्छा मैट्रिक्स आ गया। थोड़ा-सा और इसमें हम लोग काम करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैं R2 और R4 में, क्योंकि ये आपका ये तो आपको मिल गया ना, ये आपको मिल गया, ठीक है? तो फर्स्ट रो में हमको एक एलिमेंट मिला है जिसको हम पिवोट बोलते हैं, ठीक है? और उसके नीचे सारा 0 है। सेकंड रो में ये मेरे को पिवोट मिल रहा है तो इसके नीचे भी सारा 0 कर देते हैं। तो इसको टारगेट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और ऑपरेशन कर दे रहा हूँ, क्या? मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ R4 को मैं हटा रहा हूँ, R4 इज़ रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस R2, ठीक है? ये कर रहे हैं, ओके? देन द रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज़ क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 1 2 पहला रो आपका वही है, दूसरा रो भी वही रखना है 0 1 1 0, तीसरा रो भी वही रखना है 0 0 1 0 और चौथा रो हमारा क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ैक्टली जो R4 था हम लोगों का और R2 था वो सेम था, तो इसलिए R4 आपका यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है जी? क्लियर है? चलो, ये हम लोगों का आ गया यहाँ पे नया मैट्रिक्स। अब देखिएगा, यहीं से आपका ये चीज़ क्लियर हो जाता है अगर आप देखोगे तो, जैसे ये हमको पिवोट मिल रहा है, ये पिवोट मिल रहा है, ये पिवोट मिल रहा है, ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका क्या है, ये आपका रो इकोलोन फॉर्म में है, ठीक है? दिस इज़ आवर रो इकोलोन फॉर्म। तो रो इकोलोन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होते हैं, वही क्या होता है, सिंपली रैंक होता है। यहीं से आप बोल सकते हो कि जो रैंक ऑफ ए होगा, वो क्या होगा? वो होगा नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, नॉन ज़ीरो रोज़, ठीक है? और नॉन ज़ीरो रोज़ यानी जिसका सारा एलिमेंट 0 ना हो, ठीक है? तो देखो चौथा वाला का सारा एलिमेंट 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो रो। इसके अलावा किसी न किसी एक एलिमेंट में नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो ये हम लोगों का नॉन ज़ीरो रो है। तो यहाँ पे 3 आप देख पा रहे हो कि क्या है, नॉन ज़ीरो रो है। तो यही मेरा क्या हो गया, रैंक हो गया। और ये सब हम लोग पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि चूँकि देखो ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है? तो अगर कोई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो उसका रैंक सेम रहता है, यानी जो रैंक इसका आया है वही रैंक ओरिजिनल मैट्रिक्स का भी होगा, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो रैंक हो गया वो सिंपली क्या हो गया, 3 हो गया। बट देखो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए और बाकी सब 0 होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रैंक के लिए यही काफ़ी है, रैंक आप यहाँ से बता सकते हो। लेकिन चूँकि अभी हमको बोला है कि आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो रो इकोलोन फॉर्म के बाद हमको क्या करना होगा, हमको इसको रिड्यूस्ड रो इकोलोन फॉर्म में बदलना होगा, ठीक है? उसका मतलब ये होता है कि जो भी पिवोट है ना, उसके ऊपर भी 0 करना होगा, ठीक है? रो इकोलोन फॉर्म में क्या होता है कि जो पिवोट है, हम सिर्फ़ उसके नीचे 0 करते हैं, ठीक है? और अगर हम इसकी को अगर रिड्यूस्ड रो इकोलोन फॉर्म में करेंगे, तो जो भी पिवोट है, जैसे यहाँ पे है, तो इसके नीचे तो 0 है ही, इसके ऊपर भी 0 करना होगा। यहाँ पे ये पिवोट है, तो इसके नीचे तो 0 है, इसके ऊपर भी 0 करना होगा, ठीक है? ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड रो इकोलोन फॉर्म। चलो वो करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों का काम आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे वो कैसे हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे इसको हमको 0 करना होगा तो मैं ऑपरेशन लगा दूँगा। मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ कैसे? R1 माइनस 2 R2। तो देखो R1 माइनस 2 R2 करेंगे तो मेरे जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट मेरा ये है, इसको 0 करना, ताकि इस पिवोट के ऊपर ये 0 हो जाए, ठीक है? अब देखो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप ये मत सोचने लगना कि भाई फिर ये गड़बड़ाएगा। हमको 1 बाय 1 हिट करना है। सबसे पहले हम लोग इसको टारगेट किए थे, इस पिवोट को, तो इसके नीचे सारा 0 हो गया। अब हम इस पिवोट को टारगेट कर रहे हैं, इसके नीचे सारा 0 है, इसके ऊपर 0 करने के लिए। बाकी जो होगा उसको देखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे आपका अगेन रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ठीक है? तो 1 R1 चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है मैट्रिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया मेरा 0, अच्छा यहाँ पे ये जो एलिमेंट है यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा, ये आपका 2 ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है -1,
और यहाँ पे मेरा आ जा रहा है 2, सिर्फ R1 चेंज किए हैं, बाकी मेरा R2 वही है, ठीक है, इसको वही रखते हैं और R3 भी मेरा वही है, ठीक है, 0, 0, 1, 0 और R4 तो मेरा सारा 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो। यहाँ तक आ गए। तो अब आपका 2 टारगेट पूरा हो गया, अब आप देखोगे तो कि इस पिवोट के नीचे सारा 0 है और इस पिवोट के नीचे और ऊपर सारा 0 है, ठीक है। अब मेरा जो थर्ड टारगेट होगा वो ये पिवोट होगा, क्योंकि ये पिवोट था मेरा। तो यहाँ पे इसके नीचे तो 0 है, सारा ऊपर को 0 करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, क्या R1 इज़ रिप्लेस बाई R1 प्लस R3 कर रहा हूँ, ठीक है, एंड R2 इज़ रिप्लेस बाई R2 माइनस R3 ये कर रहा हूँ। देन रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0, 0 ये भी अब 0 हो जाएगा जी, ठीक है, ये आपका 2 ही रहेगा। ये तो 1 है ना शुरू वाला, ठीक है, शुरू वाला आपका क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि R1 प्लस R3 कर रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हो, तो 0 प्लस 1 0 ही रहेगा। सेकेंड रो भी चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R3 तो ये 0 है, ये 1 रहेगा, ठीक है, ये आपका 0 हो जा रहा है, ये आपका 0, ठीक है। R3 मेरा स्टिल वही रहेगा 0, 0, 1, 0 और R4 भी मेरा 0, 0, 0, 0, ठीक है। ये अब आप देखो, अब आप देखोगे ना तो ये आपका जो है कंप्लीटली रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। यानी अब जो भी पिवोट आपको बनता हुआ दिख रहा है उसके नीचे सारा 0 है, यहाँ पे भी इसके नीचे ऊपर सारा 0 है, इसके भी नीचे और ऊपर सारा 0 है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए अभी आपका काम लगभग हो गया है। सिर्फ़ हमको ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको हमको 0 करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो आपको बन जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? ये इसको हम ऐसे साथ में कर लेंगे तो ये मेरा जो है 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो रैंक यहाँ से भी 3 दिख रहा है। बट नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए हमको इस 2 को 0 करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब ये 2 0 करने के लिए आप कोई रो का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे सारा 0 है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना हो तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, मोस्टली केसेज़ में, कि आपको कुछ न कुछ वहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ता है, ठीक है? तो ये है नॉर्मल फॉर्म का एक स्पेशलिटी कि ये आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन से या सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलवेज हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और छोटा-सा काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जी, C4 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे? C4 माइनस 2C1, ठीक है? देन आपका रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, तो आप देखो मोहब्बत से आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या? 1, 0, 0, 0 पहला कॉलम वही रहेगा, दूसरा कॉलम भी मेरा चेंज नहीं होगा, तीसरा कॉलम भी मेरा चेंज नहीं होगा, चौथा कॉलम चेंज हो रहा है, क्या? C4 माइनस 2C1, ठीक है? तो सिर्फ़ ये 0 हो जाएगा, बाकी सब आपका 0 ही रहेगा। तब आप देखो बिल्कुल मोहब्बत से ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो ये क्या है, तो ये है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है इस जगह I3 और बाकी सारा क्या है, यहाँ पे 0 एलिमेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख पाओगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। और बाकी उसके अलावा सारा 0 है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना का है? 3 ऑर्डर का है, देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा कि जो रैंक ऑफ ए होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो रैंक पता करना काफ़ी ईज़ी है, ये आप बहुत पहले भी पता कर चुके थे, ठीक है? बट अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे करके करेंगे, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली रैंक के लिए कंप्लीटली लाना ज़रूरी नहीं है। आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म जो बिल्कुल पहला स्टेप है, वहीं से आप जो है रो पता कर लेते हैं। रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आपको वही रैंक देगा। नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको वही रैंक देगा। तो एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्ज़ाम्स में नॉर्मल फॉर्म दिया रहता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा-सा रीअरेंज करके सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेकआउट करके रैंक को काफ़ी ईज़िली पता कर सकते हैं, ठीक है? तो एक आपको वो बेनिफिट होगा। बाकी ये है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो आसान चीज़ था, जो आसान है सो आसान है, उस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज़ वगैरह करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आता जाएगा। रैंक के बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट पूरा मैट्राइसेस जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, सारे प्रॉपर्टीज़ आपको पता रहेंगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो पहले पढ़ने का और कॉन्सेप्ट गेन करने का कोशिश कीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ पे है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पहले आ रहा है कि ये कॉलम रैंक और रो रैंक क्या होता है, ठीक है? तो कोई नया चीज़ नहीं है। क्या बोल रहा है? व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड
the rank of a matrix using echelon form and normal form, we have seen that the rank of a matrix is equal to number of non-zero rows in reduced form of matrix. This is actually known as रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए बहुत बात क्लियर हो जा रही है, ठीक है। जब हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इक्हेलन फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, तो चूंकि आपने वहां पे क्या किया है, आपने वहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है और आप वहां पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं, ठीक है, तो आपको रैंक मिलता है। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, एज वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है। तो जब आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को काउंट करेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो आपका रो रैंक कहलाएगा। सिमिलरली द कॉलम रैंक इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम। अगर आप नॉन जीरो कॉलम काउंट करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में, चाहे वो आपका रो इक्हेलन फॉर्म हो या आपका रिड्यूस्ड रो इक्हेलन फॉर्म हो, किसी में भी देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और नॉन जीरो कॉलम ये हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम फाइंड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कॉलम रैंक, ठीक है। तो रो रैंक जो है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और कॉलम रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम इन रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। या कह सकते हो इन अदर वर्ड्स इट इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, ठीक है। मतलब कॉलम रैंक क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, और रो रैंक क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, ठीक है। तो ये कोई भी रिड्यूस्ड फॉर्म में हमेशा बराबर रहता है। दैट्स वाई कॉलम रैंक, रो रैंक और रैंक ये तीनों हमेशा आपको बराबर मिलेंगे। मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या बोलो आप कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या आप बोलो रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये तीनों बराबर रहेगा। तीनों अलग अलग नाम जरूर हैं, लेकिन तीनों एक ही प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का। रैंक सिंपली रैंक हो गया, मतलब हम लोग इसमें कॉलम या रो को स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, मोस्टली रो से फाइंड किया जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली मोस्टली केसेस में क्या होता है, आपका रो रैंक होता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से काम कर रहे हैं। तो रैंक इज सिंपली रो रैंक। और अगर इसी को अगर आप कॉलम नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम से काम करते हो, तो वो आपका कॉलम रैंक होगा। तीनों वैल्यू हमेशा बराबर रहेगा, जैसा कि हम लोग अभी के एग्जांपल में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मोहब्बत से। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल फॉर्म में आप देखेंगे, ये जो नॉर्मल फॉर्म है, तो इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितना है, वो है 1, 2, 3, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे आपका 3 जो है आपका नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, और नॉन जीरो कॉलम भी देखिएगा तो वो भी 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका रो रैंक भी 3 है, कॉलम रैंक भी 3 है। इस तरीके से जो रैंक हो गया वो मेरा क्या हो गया, वो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है जी। तीनों बराबर है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर अगर हम सिर्फ़ अगर हम कन्वर्ट करते रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आप देखिएगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो नंबर ऑफ, अच्छा देखो इसमें क्या होता है ना, असल में पिवोट्स की बात होती है, ठीक है। जैसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, अगर ये कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म में आप बनाना चाहते हैं, तो आपको हर कॉलम में पिवोट चाहिए, मतलब पिवोट्स की बात करते हैं आप, ठीक है। तो जब हम पिवोट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो में आपका पिवोट बना हुआ है। तो जब हम कॉलम में पिवोट की बात करेंगे, तो चौथे कॉलम में कोई पिवोट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको तो पिवोट नहीं कह सकता ना, बात समझिएगा, ठीक है। ये मेरा पिवोट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी रो या कॉलम में एक ही पिवोट होता है। ये पिवोट है ऑलरेडी, तो ये पिवोट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे केस में फिर कैसे पॉसिबल होगा कि एक ही रो में 2 पिवोट हो जाए? ये पिवोट नहीं है। तो ये मेरा 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉन ज़ीरो कॉलम तब कहलाता है जब ये यहाँ पे होता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नॉन ज़ीरो कॉलम नहीं कहेंगे। तो ऐसे केस में फिर आपका वो नॉर्मल फॉर्म इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कि फिर आप नॉर्मल फॉर्म तक जाइए और वहाँ पे जाकर के आप देखिए कि आपके पास में नॉन ज़ीरो रो और नॉन ज़ीरो कॉलम कितना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग नॉन ज़ीरो रो ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग पिवोट बना हुआ है, हम कॉलम को नहीं देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरीके से अगर आप रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आकर के ये बात देखते हो, ठीक है। अगेन ये क्या है, ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म का रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी देखो रो में पिवोट बना हुआ है, तो कॉलम में पिवोट है नहीं यहाँ पे। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरा नॉन जीरो कॉलम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो यही कि आप भाई नॉर्मल फॉर्म में बदल लो मोहब्बत से। ये नॉर्मल फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो नॉन जीरो रो वो आपके पास में 3 है। 1, 2, 3, इसका रैंक, इसका रो रैंक 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कॉलम में देखोगे, तो इसके पास में
3 आपके पास में नॉन जीरो कॉलम बनेगा, 1, 2, 3 ठीक है? पिवट है इसके पास में, ये आपका जीरो कॉलम है। तो नॉर्मल फॉर्म में फिर आपको ये देखना ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप इकोलन फॉर्म से काम कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, रो इकोलन फॉर्म में हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखेंगे, कॉलम इकोलन फॉर्म में हम नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम देखेंगे, ठीक है? वो पिवट के अकॉर्डिंग तैयार होता है। यहाँ पे देखो वही बात आ गई यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ऊपर के एग्ज़ाम्पल से कन्फर्म करें तो हमको ये कन्फर्म होता है कि रो रैंक क्या है? तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, ठीक है? तो वो 3 ही है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है? और कॉलम रैंक क्या है? तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम है, तो ये भी आपका 3 है, ये ऑलवेज़ बराबर होगा, ठीक है? क्लियर है जी? तो रो रैंक, कॉलम रैंक सिंपली एक रैंक के बराबर होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, क्या है जी? पहला प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास में नॉन सिंगुलर है, ऑर्डर n का, तो आँख बंद करके कह दीजिएगा कि उसका रैंक क्या होगा? n होगा, ठीक है? नो डाउट। देखो क्या है ना, कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2 ऑर्डर का, मान लो मेरे पास में मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4 ठीक है? अब इसका मैंने निकाला डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो वो क्या आ गया? तो वो आ गया 4 माइनस 6 यानी -2 तो नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है? तो नॉन जीरो अगर कोई मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जितने ऑर्डर का भी मैट्रिक्स है, अगर वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है? कि उसपे उसके पास में उसी ऑर्डर का एक माइनर अवेलेबल है, तो उसका रैंक क्या होगा? वही होगा। तो सिंपली अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इन ऑर्डर का, तो उसका रैंक n होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ए मेरा इकोलन फॉर्म में है, ओके, देन रैंक ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए होता है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है? अगर ए मेरा नॉर्मल फॉर्म में है, तो उस केस में रैंक ऑफ ए क्या होगा? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? अगर ए मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, तो रैंक हमेशा क्या होगा? n से छोटा हो। नो डाउट। देखो n ऑर्डर का मैट्रिक्स था और ए सिंगुलर है, यानी ए का डिटर्मिनेंट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस n ऑर्डर का माइनर वहाँ पे तो है ही नहीं, वो तो 0 मिल रहा है। जबकि रैंक के लिए आपको क्या चाहिए? नॉन जीरो माइनर चाहिए। तो डेफिनिटली हमको जो अब नॉन जीरो माइनर मिलेगा वो n से छोटा ही ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? मेरा जो रैंक होगा वो n से छोटा होगा। काफ़ी सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर A मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कितना क्रॉस का? m क्रॉस n ऑर्डर का, तो जो रैंक होगा वो क्या होगा? वो मिनिमम ऑफ mn होगा। ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास में कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है A, कैसा मैट्रिक्स है? ऐसा ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 10 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है? ये कोई मेरे पास में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये है आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर है, चूँकि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ये तो स्क्वायर है नहीं, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम आपका 3 है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब इसका जो रैंक होगा, तो रैंक तो कभी भी क्या होता है? एक स्क्वायर ही माइनर से निकाला जाता है ना, मतलब कोई माइनर आपको मिलना चाहिए। अब माइनर हमेशा क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे, ठीक है? कि भाई ये नॉन ज़ीरो है, 2 ऑर्डर का है तो इसका 2 होगा। तो कभी भी वो मतलब कि जो उसमें छोटा है, जैसे अगर आप कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिए हैं, तो 2 है, 3 है, तो उसमें जो छोटा है, जैसे 2 छोटा है, तो ये 2 ही होगा या उससे कम होगा? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आप m क्रॉस n का लेते हैं, तो m और n में जो छोटा होगा, ठीक है? वो उसका रैंक हो सकता है या उससे कम होगा। नो डाउट, ठीक है? तो बहुत छोटा-सा रिज़ल्ट है, याद रखिएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मिनिमम ऑफ mn से स्मॉलर होता है या इक्वल होता है। मतलब जब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे तो उन दोनों में जो छोटा होगा या तो वही उसका रैंक हो सकता है या उससे कम मिलेगा। जैसे मान लो अगर मेरे को 2 ऑर्डर का, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ, ठीक है? सारी बातों को समझिए, कोई भी यहाँ पे नया चीज़ नहीं है। जैसे देखो 1, 2, 3 ओके और 2, 4, 6 ये आप देख लीजिए। इसको अगर आप देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे ना कि यहाँ पे भी ये 2 क्रॉस 3 का है। बट अगर मैं कोई भी 2 ऑर्डर का लेता हूँ माइनर, जैसे मान लो मैंने ये लिया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 दूना 12, 4 तिया 12, 0 हो जा रहा है। इसको लोगे तो 4, 4 ये भी 0 हो जा रहा है। अगर आप जो है मान लो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को उठाते हैं, तब भी 6 और 6 0, मतलब कोई भी 2 ऑर्डर का माइनर हमको नहीं मिल रहा है। तो इस केस में जो 2 है वो भी रैंक नहीं है, बल्कि रैंक क्या होगा? रैंक 2 से भी छोटा हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है? तो आप देख रहे हो ना कि जो छोटा है उससे उसके या तो बराबर होगा या तो उससे भी छोटा होगा, यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? आगे है क्या? द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज़ इटसेल्फ।
सही से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, तो जितना ऑर्डर का है वही उसका रैंक होगा, ये तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? रिड्यूस्ड रो इकोलन फॉर्म होता है, ठीक है? एक तरह का नॉर्मल फॉर्म है, सो उसका जो भी ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज़ जीरो, सही बात है, क्योंकि सारा एलिमेंट जीरो है, तो कोई तो नॉन जीरो माइनर मिलेगा नहीं, तो उसका रैंक वहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो भाई छाट लास्ट में एक छोटा-सा नोट लिखा हुआ है कि जब भी आप मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हो इकोलन फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में, तो हम लोग इसके लिए रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन आल्सो यूज़ ए मिक्स रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। सिर्फ रो से भी आपको मिल सकता है नॉर्मल फॉर्म, सिर्फ कॉलम से भी मिल सकता है और मिलाने से भी मिल सकता है, ठीक है? To find the rank of a matrix by converting it into echelon form or normal form, we can either count the number of non-zero row और non-zero column, ठीक है? यही सब बात आ गई। हमेशा कॉलम रैंक रो रैंक के बराबर होगा, ठीक है? और रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? n होता है। द रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। ये सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है? कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है? तो उसका जो रैंक होगा वो क्या होगा? वो लेस देन इक्वल टू n होगा, अगर A मेरा n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? या तो n हो सकता है या तो n से छोटा होगा। ये बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है, ठीक है? बस आपको लास्ट में ऐसे ही समझाने के लिए कि आप सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो रो इकोलन फॉर्म कहलाएगा, सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो कॉलम इकोलन फॉर्म कहलाएगा, और नॉर्मल फॉर्म को हासिल करने के लिए सिर्फ रो से आ गया तो ठीक, सिर्फ कॉलम से आ गया तो ठीक, वरना दोनों को मिला करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ था, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन्स हम लोग जब करेंगे तो और भी आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है? तो आप अभी नॉलेज को गेन कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ पढ़ने का कोशिश कीजिए, अच्छे से रिवीज़न कीजिए, फिर आप क्वेश्चन करेंगे ना, डेफ़िनिटली अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो लीनियर अलजेब्रा का होता है, वो भी आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है? पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले कंटेंट में। थैंक यू वेरी मच।